there are three propositions made by MM. पहला है proposition 1. Proposition 1. The value of firm expected NOI divided by discount rate appropriate to its risk class. It is independent of capital structure. It is independent of capital structure. So this is the first proposition made by the मोदिलियानी मिलर. क्या कह रहे हैं हम कि वैल्यू ऑफ फॉर्म जो है दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड एनओआई डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट. ओके, दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन एनओआई. एनओआई में क्या था, सेम था ना, एग्जैक्टली सेम था. एनओआई में भी क्या कहता था कि एक्सपेक्टेड एनओआई को क्या करना है, डिस्काउंट रेट से डिवाइड कर देना है. दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ फॉर्म एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, कैपिटल स्ट्रक्चर. सो क्या फॉर्मूला होगा हमारा, बताओ. सीधा सीधा क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू, सर इसका मतलब हुआ EBIT डिवाइडेड बाय KO. हो गया ना, EBIT डिवाइडेड बाय KO. दिस इज गोइंग टू बी आवर वैल्यू ऑफ फर्म. तो हम कहते हैं ये तो सेम है. ये क्या है, ये सेम है. नाउ इसी को प्रूव करने के लिए इट इज आइडेंटिकल टू व्हाट, NOI. इसी बात को हमने कहा था, इट इज आइडेंटिकल टू व्हाट, NOI. इट इज आइडेंटिकल टू व्हाट, NOI. लेकिन याद करो हमने शुरू में ही क्या कह दिया कि MM ने क्या दिया, बिहेवियरल जस्टिफिकेशन ऑफ NOI. मतलब ये जो होता है ना, ये क्यों होता है. MM invoked arbitrage process to prove this proposition. किसका इस्तेमाल किया, आर्बिट्रेज प्रोसेस को इन्वोक किया इस प्रोपोजिशन को क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए. ये जो आप प्रूव कर रहे हो ना थ्रू आर्बिट्रेज प्रोसेस, इसी को हमने कहा कि इसने बिहेवियरल जस्टिफिकेशन दिया. सो वी विल पुट अ नोट सेक्शन हियर, एक साइड में. और एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन. और आप बोलोगे ये तो सर होगा ना, ये तो बड़ा कॉमन सेंस की बात है. ऐसा ही होगा. प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन से मोटिवेटेड है MM थियरी, है ना. सो प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन को समझो, MM थियरी आपको समझ में आ जाएगा क्या माजरा है. प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, ध्यान देना सब. प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव टू सेट ऑफ कैश फ्लो. अगर हमारे पास दो सेट है कैश फ्लो का, लेट्स से X एंड Y, ठीक है. हमारे पास दो सेट है कैश फ्लो का. तो प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि जो आपका जो वैल्यू X का है और जो वैल्यू Y का है, अगर आप इसको देखो तो वैल्यू ऑफ X को अगर आप वैल्यू ऑफ Y से ऐड कर दो तो आपका इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ X प्लस वैल्यू ऑफ Y. कहने का मतलब जरा गौर करो, इसी को इंस्टीट्यूट ने कैसे समझाया है. इंस्टीट्यूट ने कहा कि सपोज यू हैव अ केक. मान लीजिए आपके पास एक केक है और 150 रुपये का केक है ना. एज्यूम करो कि 150 रुपीज़ का एक केक है आपके पास. तो अब उनका कहना है कि आप इसको कितने भी टुकड़े में बांट दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब जरा गौर करो, मान लो मैंने इसके स्लाइसेस बनाए और कितने स्लाइस हो गए, 1 2 3 4 5, कितने स्लाइसेस हो गए, 5 स्लाइसेस हो गए. यानी कि अगर मैं कहूं वैल्यू ऑफ 1 प्लस वैल्यू ऑफ 2 प्लस वैल्यू ऑफ 3 प्लस वैल्यू ऑफ 4 प्लस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ केक. यस और नो. दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन. इसी पे है MM. MM क्या कहता है, MM कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट क्या है, इक्विटी क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता. जो फाइनल वैल्यू है ना आपके कैपिटल का, दोनों को ऐड करोगे तो फाइनली आपको वही मिलेगा. तो इसका इंपैक्ट आपके वैल्यू ऑफ फॉर्म पे नहीं होगा. इसका इंपैक्ट आपके वैल्यू ऑफ फॉर्म पे नहीं होगा. इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन. याद रखोगे. टोटल वैल्यू क्या होता है, सम टोटल होता है कंपोनेंट का.
और इसी को मैं बस यहाँ नोट करके डाल देता हूँ, इसी को आप पढ़ते हैं कैपिटल बर्स्टिंग में। वहाँ पता है हम इसको नाम किस नाम से पढ़ेंगे? वहाँ हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी के नाम से, इसका जिक्र आएगा। ऑफ वैल्यू एडिटिविटी कर दो, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू एडिटिविटी। तो हम क्या कहते हैं कि, तो बताओ इससे कोई फर्क पड़ेगा कि मेरा सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है? नहीं फर्क पड़ेगा ना। तो हम कहते हैं टोटल फाइनेंस जो है हमारा, वो उसके कंपोनेंट का क्या होगा? सम होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और इसी से इंस्पायर्ड है अगर देखा जाए तो कौन सा थियरी हमारा? एमएम थियरी। ठीक है। सो व्हाट इट सेज, हम क्या कहते हैं? नो मैटर you, no matter how you package a set of cash flow, no matter how you package a set of cash flow, it value remains, बदलेगा नहीं, it value remains unchanged। आप किस तरह से एक कैश फ्लो को पैकेज कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू क्या होगा? अनचेंज्ड रहेगा। क्या कहता है ये? इसको अगर हम दूसरे टर्म में कहना चाहें, इन अदर वर्ड्स सेम चीज को, तो व्हाट वी कैन से, इन इक्विलिब्रियम आइडेंटिकल एसेट must sell at same price, irrespective of how they are financed। In equilibrium, identical assets must sell at same price irrespective of how they are financed। किस तरह से फाइनेंस हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम में आइडेंटिकल एसेट क्या होगा? सेम प्राइस पे बिकेगा। तो हमने इन इक्विलिब्रियम आइडेंटिकल एसेट्स मस्ट सेल एट सेम प्राइस इररिस्पेक्टिव हाउ दे आर फाइनेंस एंड नो मैटर हाउ यू पैकेज अ सेट ऑफ कैश फ्लो, इट्स वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, एक बहुत ही बेसिक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नाउ टेल मी वन थिंग। अब जरा सोचो आप कि देयर आर टू कंपनीज, ठीक है? लेट्स से यू हैव एक्स लिमिटेड एंड यू हैव वाई लिमिटेड, ठीक है? एक्स लिमिटेड का जो वैल्यू है किसका? एक्स लिमिटेड का। एक्स लिमिटेड का जो वैल्यू है फर्म का, दैट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है? तो एज एन इन्वेस्टर क्या कहा एमएम ने? इन्वेस्टर क्या है? रैशनल है। क्या है इन्वेस्टर? रैशनल इन्वेस्टर्स हैं। एज एन इन्वेस्टर आप किस फर्म में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? एक्स में या वाई में? किसमें आप इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? जिसका शेयर प्राइस ज्यादा होता है हम उसमें पैसा लगाते हैं, या जिसका शेयर प्राइस कम होता है हम उसमें पैसा लगाते हैं? जिसका शेयर प्राइस क्या होता है? कम होता है। अगर फर्म का वैल्यू ज़्यादा है तो शेयर प्राइस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अगर मान लो हम क्या करते हैं, ऐसे कंपनी में जिसका शेयर ऑफ वैल्यू ज़्यादा है, हम क्या करेंगे? वहाँ से पैसा निकालेंगे और ऐसे में इन्वेस्ट करेंगे जिसका शेयर का वैल्यू क्या है? कम है। तो आप एज एन इन्वेस्टर किस में पैसा लगाना पसंद करोगे? वाई में या एक्स में? वाई में या एक्स में? तो टेंडेंसी क्या होगी? इन्वेस्टर क्या करेगा? तो आप कहते हैं सर इन्वेस्टर क्या करेगा? सेल शेयर्स ऑफ एक्स एंड इन्वेस्ट इन वाई। करेगा या नहीं करेगा? ये एक्स में शेयर बेचेगा और वाई में शेयर खरीदेगा। एक्स में शेयर बेचेगा और वाई में शेयर खरीदेगा। तो अब जरा मेरे को नया सिनेरियो बताओ, ठीक है? ये सिचुएशन था हमारा सिनेरियो 1। इन्वेस्टर ने क्या किया? एक्स का शेयर बेच दिया और वाई में क्या किया? इन्वेस्ट किया। इसका इंपैक्ट बताओ क्या होगा? इसका इंपैक्ट बताओ क्या होगा? ये क्लियर है ना सबको? कैसे कैसे कंपनी में पैसा लगाओगे? जिसका शेयर प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई है, जिसका शेयर प्राइस लो है और पोटेंशियल है। ईबीआईटी सेम होने जा रहा है, एजम्पशन याद है ना आपको? ईबीआईटी क्या होने जा रहा है? सेम होने जा रहा है। और रिस्क क्लास भी क्या है? सेम है। एजम्पशन क्या था? सेम रिस्क क्लास और सेम ईबीआईटी। ईबीआईटी भी सेम है, रिस्क क्लास भी सेम है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, आपने क्या कहा? एक्स का शेयर बेचो, वाई में लगाओ। इसका इंपैक्ट क्या होगा अब एक्स और वाई के वैल्यू पे?
वैल्यू ऑफ फर्म एक्स क्या होगा, रिड्यूस होगा, वैल्यू ऑफ फर्म वाई क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये प्रोसेस चलता रहेगा। पता है ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, प्रोसेस कंटिन्यूड। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक क्या ना क्रिएट हो जाए, इक्विलिब्रियम ना क्रिएट हो जाए। और इक्विलिब्रियम का मतलब होगा दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि आप कहते हैं वैल्यू ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ वाई, और जब ये इक्विलिब्रियम होगा तो सेम प्राइस पे क्या होगा, सेल होगा। यस और नो, सेम प्राइस पे क्या होगा, सेल होगा। दिस इज व्हाट, ये जो लाइन है ना आपका, इसको फिर से पढ़ो। हमने क्या कहा आर्बिट्रेज में, इन इक्विलिब्रियम आइडेंटिकल एसेट्स मस्ट सेल एट सेम प्राइस इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ दे आर फाइनेंस्ड। आपने कैसे फाइनेंस किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों फॉर्म का वैल्यू क्या होने जा रहा है, सेम होने जा रहा है। और जब तक ये सेम वैल्यू पे नहीं पहुंचता इक्विलिब्रियम पे, तब तक आपको ये एडजस्टमेंट क्या होगा, दिखाई देगा। यानी कि इसी प्रोसेस को बेसिकली हम क्या बुलाते हैं, आर्बिट्रेज बुलाते हैं। एक मार्केट में खरीदना और दूसरे मार्केट में जिसमें प्रॉफिट हो उसमें क्या कर देना, बेच देना। तो क्या होता है, जैसे मान लो अब एज्यूम करो, जैसे हम कहते हैं दो स्टॉक एक्सचेंजेस है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको। आर्बिट्रेज का मतलब समझ रहे हो आप, क्या होगा, जहाँ जो महंगा शेयर है उसको बेच देंगे, जो सस्ता है उसको खरीद लेंगे। और एज अ रैशनल इन्वेस्टर हमारे को यही देखना है। अब जरा गौर करो, मान लो एनएसई है एक और एक बीएसई है ना, ये स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारे। अब हमने किसी शेयर का देखा, जो शेयर का प्राइस है एनएसई में लेट्स से 100 रुपीज़ का प्राइस है, राइट, और बीएसई में जो है वो 105 रुपीज़ का प्राइस है। एज एन इन्वेस्टर व्हाट वी कैन डू, हम क्या करते हैं, एनएसई पे खरीदा और बीएसई पे बेच दिया, है ना, सेम शेयर को एनएसई पे खरीदा और बीएसई पे बेच दिया। मार्जिन कितना आ गया हमारे पास, 5। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं, एजम्पशन क्या था, देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड देयर इज नो टैक्स। टैक्स नहीं है इसका मतलब पर्सनल टैक्स भी नहीं है, लेकिन क्योंकि गेन पे आपको क्या करना होगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, बट यहाँ ना ही टैक्स है और ना ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट कितने का आ गया, 5 रुपीज़ का। इसको कहते हैं आर्बिट्रेज। एक मार्केट से खरीदना, दूसरे मार्केट में क्या कर देना, बेच देना। और एमएम का कहना है भाई इन्वेस्टर ऐसा करेंगे और ऑब्वियसली करेंगे, है ना। तो क्या बोलोगे, आर्बिट्रेज प्रोसेस एसेट or security at a lower price in a market at higher price in another market. लोअर प्राइस में एक मार्केट में खरीदना और हायर प्राइस में दूसरे मार्केट में बेच देना, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, ये अल्टीमेटली क्या करेगा बताओ, सो टू अचीव व्हाट, सो टू अचीव, बताओ क्या क्या अचीव कराता है आर्बिट्रेज प्रोसेस, इक्विलिब्रियम। सो टू अचीव व्हाट, इक्विलिब्रियम। अल्टीमेटली कहां पहुंचना है, जहां दोनों मार्केट में प्राइस क्या होगा, सेम होगा। सो टू अचीव इक्विलिब्रियम। हाँ हाँ, दोनों में ट्रेडिंग होती है ना, आप एक से खरीदो दूसरे में बेच दो, प्रोवाइडेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना हो, प्रोवाइडेड टैक्स ना देना पड़े। क्योंकि अगर आप 5 रुपए के मार्जिन पे एक जगह खरीद के दूसरी जगह बेचोगे तो आपका तो वैसे ही खत्म हो जाएगा ना मामला। क्यों, क्योंकि आपको क्या देना पड़ेगा, सो हम क्या कह सकते हैं, सो ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन of MM theory is explained through दो चीजें हैं। एक जो हमने देखा आर्बिट्रेज प्रोसेस, सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट लीवरेज बाय पर्सनल लीवरेज, कॉर्पोरेट लीवरेज बाय पर्सनल लीवरेज।
कॉर्पोरेट लीवरेज बाय पर्सनल लीवरेज। आर्बिट्रेज प्रोसेस क्लियर है? नाउ वी हैव टू सी कि पर्सनल लीवरेज एंड कॉर्पोरेट लीवरेज से हमारा क्या मतलब है ना? सो लेट्स स्टार्ट विद द आर्बिट्रेज। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एक ही प्रपोजिशन हमने देखा है अभी। टोटल कितने प्रपोजिशन है? 3। मैंने आपको शुरू में बताया था। तीनों प्रपोजिशन को हमें क्या करना है, समझना है। डन? नोट कर लिया सबने? तो क्या कहता है एमएम, बताओ। एमएम किसका जस्टिफिकेशन करता है? एनओआई का। एनओआई को प्रूव करता है थ्रू विच प्रोसेस? आर्बिट्रेज प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आर्बिट्रेज प्रोसेस। और किस चीज़ की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर रहे हैं हम? सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट लीवरेज बाय पर्सनल लीवरेज। कॉर्पोरेट लीवरेज बाय पर्सनल लीवरेज। थोड़ा सा आइडिया तो आ रहा होगा आपको। जब कंपनी डेट लेती है तो क्या हुआ? कॉर्पोरेट लीवरेज। और जब इंडिविजुअल डेट लेगा तो क्या होगा? पर्सनल लीवरेज। तो क्या कॉर्पोरेट लीवरेज को पर्सनल लीवरेज से रिप्लेस किया जा सकता है ना? इसी बात को हम यहाँ समझ लेंगे, राइट? सो लेट्स कंटिन्यू। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर्बिट्रेज के प्रोसेस को देखते हैं। फिर से अगेन एक हेडिंग करना, आर्बिट्रेज। And let's say you have financials of some company, financials of two companies, U लिमिटेड, ये अनलिवर्ड होगा, एंड L लिमिटेड, ये क्या होगा? लिवर्ड होगा। फ्रॉम सेम रिस्क क्लास, दोनों का रिस्क क्लास क्या है? सेम है, आर गिवन। अब जरा गौर करो इन फाइनेंशियल्स पे। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी हियर, आर्बिट्रेज प्रोसेस। हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? आर्बिट्रेज प्रोसेस को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखो आप क्या करोगे, एक में से बेचने के लिए तैयार हो जाओगे। तो हमारे पास दो कंपनीज हैं, यू लिमिटेड और एल लिमिटेड। तो जो मेरा यू लिमिटेड है ये क्या है? अनलिवर्ड है। अनलिवर्ड कहने का मतलब क्या हुआ? 100% इक्विटी फाइनेंस्ड। और एल लिमिटेड क्या है? लिवर्ड है। इसका मतलब इसमें क्या होगा? डेट कंपोनेंट भी होगा। तो यू क्या है? 100% इक्विटी फाइनेंस्ड है। और लिवर्ड फर्म में हमारे पास इक्विटी डेट दोनों है। लिवर्ड फर्म में हमारे पास इक्विटी डेट दोनों है। नाउ सी दिस, द ईबीआईटी। ईबीआईटी दोनों फर्म के लिए है 1,50,000। डेटा इज गिवन, फटाफट नोट करो। 1,50,000 माइनस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट यू लिमिटेड का क्या होगा? ऑब्वियस है, 0। और इसका मान लो जो इंटरेस्ट है दैट इज 60,000। तो मेरा ईबीटी क्या हुआ? ईबीटी को सिंपली हम क्या कह सकते हैं? इक्विटी अर्निंग्स 1,50,000 और इधर क्या हो गया? 90,000। एज्यूम करो जो केई है, और एक बात और पक्का है जो आपने सीखा था एनवाई में, आपको याद है? केडी इज लेस देन केई। ये भी होता है हमेशा। केडी हमेशा क्या होता है? केई से कम होता है ना? तो जो केई है यहाँ दैट इज 0.15 एंड यहाँ है 0.16। हमने सीखा था अगर लिवर्ड फॉर्म है तो केई क्या होता है? बढ़ता है। तो ये हो गया 0.16। तो नाउ टेल मी, हमारा प्रोसेस तो वही है ना जो हम लगातार करते आए हैं। अब हम क्या निकालेंगे? मार्केट वैल्यू किसका? ऑफ इक्विटी। कैसे निकलेगा बताओ? क्या हो जाएगा? इक्विटी अर्निंग अपन केई, अपन केई 10 लाख, और इधर हो जाएगा 5,62,500। चेक कर लेना। तो ये हमारा क्या हो गया? मार्केट वैल्यू ऑफ, ठीक है। अब आ जाओ केडी। अब केडी यहां क्या हो जाएगा? 0, 0.12, 0.12। केडी को कैसे लेस रखना है? किससे? केई से ना। केई तो 0.15 था, तो केडी को हमने क्या कर दिया? 1.2। अब मेरे को बताओ वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट
वैल्यू ऑफ डेट पहले में 0 है, दूसरे में है मान लो 5 लाख, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म क्या हुआ? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म क्या हुआ? इसका तो रह गया 10 लाख, इसका क्या हो गया? इसका है 10,62,500, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? वैल्यू ऑफ फर्म। नाउ इफ यू सी, वी हैव टू सी द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो एवरेज निकाल दो। इस केस में रह जाएगा 0.15, इस केस में हो जाएगा 28.1412। ये फाइनेंशियल्स हैं, राइट। ये क्या है हमारे पास? कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं। अब जरा देखना आपके पास केस क्या है, सिनेरियो क्या है। आपके पास सिनेरियो ये है कि देयर इज सम मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स है कोई, मान लो मिस्टर एक्स हैज 10% इक्विटी शेयर्स, 10% इक्विटी शेयर्स इन एल लिमिटेड। नाउ सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर हम दोनों फॉर्म को देखें गौर से, डेटा रख लिया सबने, अब जरा गौर करिए, स्टेटमेंट पे गौर करो। दोनों का ईबीआईटी क्या है? ईबीआईटी दोनों का क्या है? सेम है। दोनों सेम रिस्क क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। अब जरा गौर करो, जो वैल्यू ऑफ फॉर्म है, जो मेरा वैल्यू ऑफ फॉर्म है, किस फॉर्म का वैल्यू ज़्यादा है? तो हम कहते हैं यू लिमिटेड और एल लिमिटेड में किसका वैल्यू ज़्यादा है? एल लिमिटेड का वैल्यू ज़्यादा है ना। एल लिमिटेड का वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। मिस्टर एक्स का शेयर कहाँ है? एल लिमिटेड में, तो इसका वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो क्या करना चाहेगा? बेचना चाहेगा। हमें समझना है आर्बिट्रेज प्रोसेस को। हम जानते हैं कि जहाँ वैल्यू ज़्यादा होता है वहाँ से हम बाहर निकलते हैं, जहाँ वैल्यू कम होता है वहाँ हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक क्या ना एस्टैब्लिश हो जाए, इक्विलिब्रियम ना एस्टैब्लिश हो जाए। तो 10% इक्विटी शेयर्स अगर है, 10% इक्विटी शेयर्स है अगर एल लिमिटेड में, तो इसको क्या करेगा? वो बेचेगा, और एल लिमिटेड का शेयर बेच के किसका शेयर खरीदेगा? यू लिमिटेड का शेयर खरीदेगा। यही करने जा रहा है ना। दिस इज व्हाट द आर्बिट्रेज प्रोसेस इज ऑल अबाउट, राइट। सो व्हाट मिस्टर एक्स इज गोइंग टू डू, आप क्या कहते हैं? मिस्टर एक्स विल सेल हिज 10% शेयर्स ऑफ एल लिमिटेड। ये अपने एल लिमिटेड का 10% शेयर क्या करेगा? बेचेगा। बेचेगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसने अगर 10% शेयर बेचा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आप कह रहे हो सर जो मार्केट वैल्यू था इक्विटी का, यहां देखो, जो मार्केट वैल्यू था इक्विटी का वो कितना था? 5,62,500 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5,62,500 रुपीज का कितना परसेंट? 10%। अगर ये शेयर बेच देता है अपना 10%, तो उसको इतना मिलने वाला है, यस नो? उसको इतना मिलने वाला है, यानी कि कितना हो गया? 5,6,250, 56,250 रुपीज। इसको क्या मिलने वाला है? यहां से मिलने वाला है, अगर ये शेयर यहां से क्या करता है? बेच देता है तो, ठीक है। तो एक्स ने क्या किया? 10% शेयर बेचा एल लिमिटेड का, एंड ही गॉट व्हाट? 56,250। अब ये 10% शेयर खरीदना चाहेगा किसका? यू लिमिटेड का। अब जरा गौर करो, 10% शेयर किसका खरीदना चाहेगा? यू लिमिटेड का। अब देखो एल लिमिटेड जो है ना, ये लीवर्ड है। कहने का मतलब हियर वी हैव द डेट कंपोनेंट। हमारे पास क्या है? डेट है। कितने का? 5 लाख का। मार्केट वैल्यू डेट का कितना है? 5 लाख का। जरा गौर करो, ये कॉर्पोरेट लीवरेज है। ये किसका लीवरेज है? एल लिमिटेड का लीवरेज है। हम कहते हैं अच्छा इस कंपनी में हमारी शेयर होल्डिंग कितनी थी? 10% की। तो अगर हम कहते हैं ये जो 10%, यानी कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन था, जो मैं रिस्क ले रहा था एज ए इन्वेस्टर, मिस्टर एक्स जो रिस्क ले रहा था, वो कितने से ले रहा था? 10% से ले रहा था। तो अब हम क्या कहते हैं कि क्या हो अगर हम कॉर्पोरेट लीवरेज को पर्सनल लीवरेज से सब्स्टिट्यूट करें? जो इसमें होगा, दो चीजों की हमने बात करी थी। पहली क्या? आर्बिट्रेज, और दूसरा क्या? कॉर्पोरेट लीवरेज इज सब्स्टिट्यूटेड बाय पर्सनल लीवरेज। तो आप करते क्या हैं, कैसे सब्स्टिट्यूट होता है, जरा गौर करो। आपने क्या कहा? अब बोलोगे कि मिस्टर एक्स क्या करेगा? मिस्टर एक्स विल बोरो
रुपीज 50,000 at the rate of 12%। हमने क्या कहा, कितने का शेयर बेचा, 10% का, और कितना डेट है टोटल इनका, 5 लाख का डेट है, 5 लाख का डेट है ना टोटल कंपनी का। 5 लाख का कितना परसेंट, 10%। 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000। ये 50,000 का हमने क्या किया, मिस्टर एक्स ने डेट बोरो कर लिया एट द रेट ऑफ व्हाट, 12%। अब बताओ इसके पास टोटल फंड कितना आ गया, टोटल फंड विद मिस्टर एक्स कितना हो गया, 56,250 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 1,06,250। ये टोटल फंड आ गया इनके पास, ठीक है। अब इन्हें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, किसमें, यू लिमिटेड में। करोगे ना इन्वेस्ट। अच्छा, यू लिमिटेड में अगर मैं इन्वेस्ट करने जाता हूं तो जरा देखो, डेट है नहीं, है ना। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है, 10 लाख। 10 लाख का 10%, 1 लाख। 10 लाख का 10%, हमारे को कितना फंड लगाना होगा, आप क्या कहते हो नाउ। अब क्या होगा, मिस्टर एक्स विल बाय 10% शेयर्स ऑफ यू लिमिटेड, यानी कि 10% शेयर्स ऑफ यू लिमिटेड, यानी कि फंड रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10% कितना हो गया बालक, 1 लाख। एक लाख। अब मुझे बताओ क्या हो रहा है, जरा गौर करो। टोटल फंड यू हैव इज 1,06,250 एंड व्हाट यू नीड टू इन्वेस्ट, 1 लाख आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो एडिशनल फंड कितना बच गया, 6,250। ना व्हाट वी हैव टू सी इज, ये तो हमने कर दिया, बट हमारे को फायदा तो दिखना चाहिए ना। मिस्टर एक्स को इसमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्यों फायदा हो रहा है, उन्होंने क्या किया, या हम कहते हैं कि इसी प्रोसेस के तहत हम इक्विलिब्रियम में पहुंच रहे हैं। तो हाई वैल्यू फर्म से हमने बेचा, लो वैल्यू फर्म में हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया। तो लेट्स कैलकुलेट द अर्निंग्स, कि उनके अर्निंग का क्या रेशियो है। अगर 1 लाख का ये टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 लाख का अगर टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं मिस्टर एक्स, तो क्या अर्निंग होगी उनकी, है ना। तो जरा गौर करो, बताओ मेरे को, ओल्ड इनकम, ओल्ड इनकम इनका क्या था। तो हमने कहा था इन्वेस्टमेंट था किसमें, इन्वेस्टमेंट इन एल लिमिटेड। कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट, 10% का शेयर इनके पास था। टोटल 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था इन्होंने, और हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, न्यू इनकम के साथ। अब क्या किया इन्होंने, इन्वेस्टमेंट किया किसमें, इन यू लिमिटेड, सेम अमाउंट से। कितना परसेंट, 10%, ठीक है। अब बताओ ओल्ड इनकम में जब किया तो 10% ऑफ इक्विटी इनकम, 10% ऑफ इक्विटी इनकम। इन द केस ऑफ ओल्ड इट वाज व्हाट, कितना अर्न कर रहा था ये, 90,000। 90,000 का 10% कितना हो गया, 9,000। ये है ना, ये इक्विटी अर्निंग थी ना हमारे पास। 90,000 का कितना, 10%। तो यहां इनकी अर्निंग क्या थी, 9,000, ठीक है। न्यू इनकम में देखो कितना है उसका ईबीटी, 1,50,000। 1,50,000 का कितना, 10%, 15,000। तो ये इसकी क्या हो गई, इनकम होगी, राइट। बट हम कहते हैं सर न्यू इनकम के केस में देयर इज बोरोइंग्स। कितने का लिया है इसने, 50,000 का। कितने का बोरोइंग है, 50,000 का, एट द रेट ऑफ व्हाट, 12%। अब आप क्या बोलोगे, बोरोइंग्स है इसके, मिस्टर एक्स के बोरोइंग्स हैं कितना, 50,000 एट द रेट 12%। बताओ क्या ये ओल्ड इनकम में इन्होंने ऐसा किया था, ओल्ड वाले केस में नहीं, ओल्ड वाले पे ये एप्लीकेबल नहीं है। न्यू वाले में देखो माइनस कितना हो गया, 6,000। तो बताइए टोटल कितना आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, 9,000, और इधर भी कितना आ रहा है,
9,000। तो हमने क्या कहा कि सर सेम इनकम है दोनों ही सिचुएशन में, लेकिन ये तब है जब कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ है? 1,00,000 का। कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ है? 1,00,000 का। सरप्लस अमाउंट कितना है ऑलरेडी? 6250। तो सरप्लस अमाउंट ऑलरेडी कितना है? 6250। तो 1,00,000 के इन्वेस्टमेंट पे वी से दैट कि क्या हो रहा है, सेम इनकम दोनों जगह आ रहा है। तो 6250 को अगर उन्होंने एक्स्ट्रा जो बचा है इसको इन्वेस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। यस और नो? हम क्या कहते हैं? सरप्लस अमाउंट रिमेनिंग। तो सरप्लस अमाउंट है विद मिस्टर एक्स, विद मिस्टर एक्स वो कितना है? 1,00,000 6,520 था ना? 250 250 माइनस 1,00,000 is equal to 6,250. This rupees 6,250 can be invested. What will give additional benefit to Mr. X? तो हमने क्या देखा हमने कि आपने क्या किया, कॉर्पोरेट लीवरेज को पर्सनल लीवरेज से सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? आर्बिट्रेज प्रोसेस।